Yes, how are you? I hope you will be good. Friend, I self Mumshad Alam and today I will teach you here 12 classes literature. ओके आपको आज मैं यहाँ पे 12 क्लासेस का जो लिटरेचर वाली बुक है ये रेम्बो, ये इस बुक पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा और इसी चीज़ पे मैं आपसे आज बात करूँगा। ओके, तो आप जब भी अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको ये समझ में उस वक्त अच्छा आएगा जब आपके पास एक बुक होगा और उस बुक को जब साथ साथ आप देखते हुए चलेंगे और फिर मैं यहाँ से जब आपको बताऊँगा, पढ़ाऊँगा और हर पैराग्राफ को क्लियर वे में वर्ड के साथ मीनिंग में बताऊँगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उससे पहले आपके पास एक ये 12 वाली बुक होनी चाहिए और फिर इसका जो चैप्टर है वो चैप्टर आप ओपन कर करके अपने सामने में रखें और फिर यहाँ से देखते चलें। ठीक, तो सबसे पहले जो टॉपिक है, चैप्टर है, उस चैप्टर पे मैं बात करूं कि वो चैप्टर कौन सा है। तो यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये एक आपका टॉपिक है और उसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 एंड 1948 यहाँ पे ये बता रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो 1869 में पैदा हुए थे और 1948 में वो डेथ कर गए थे। ठीक, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वो जिस नेम से फेमस हुए थे वो नेम उनका बापू था और दूसरा फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के नेम से वो जाने जाते थे। ठीक, मतलब वो दो नेम से जाने जाते थे। पहला नेम जो है बापू और दूसरा फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता के नेम से जाने जाते थे। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसमें स्पिरिचुअल का मीनिंग ये होता है आध्यात्मिक। ओके, कि वो स्पिरिचुअल लीडर कुछ ज़्यादा दिखते थे, किससे? पॉलिटिशियन से। मतलब कि वो पॉलिटिशियन भी थे लेकिन पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह दिखते थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब ये कि आध्यात्मिक लीडर, आध्यात्मिक नेता ज़्यादा दिखते थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसने सफलतापूर्वक यूज किया था किसका किसका? दो चीज़ का यूज़ किया था। पहला ट्रूथ का और दूसरा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, कि उसने दो वर्ड का यूज किया था, पहला ट्रूथ का और दूसरा अहिंसा का। एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, कि उसने इस दोनों चीज़ का जो यूज़ किया था, चीफ वेपन्स, एज द चीफ वेपन्स मतलब कि मेन हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, इन इंडिया, इंडिया में, मतलब कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के खिलाफ उसने जो दो चीज़ का यूज किया था मेन हथियार के रूप में, वो था, उसमें एक ट्रूथ था और दूसरा आपका अहिंसा था। एंड हेल्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इसके बाद इंडिया अपना आज़ाद हो गया। इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए मात्र इन्होंने दो चीज़ का यूज़ किया था, पहला क्या? ट्रूथ का और दूसरा नॉन वायलेंस का। फ्रॉम 1915 टिल 1948, और ये 1915 से लेकर के 1948 तक की ये बात है। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब कि वर्चस्व, और वो कम्प्लीटली वो लगातार इंडियन पॉलिटिक्स में बने रहे। डोमिनेटेड का मतलब कि वर्चस्व, उनका दबदबा रहा, उनका दबदबा इंडियन पॉलिटिक्स में लगातार रहा। ही डेथ एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, और वो 30 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक के हाथ मारा गया। फैनेटिक बोलते हैं उन्मादी को, फसादी को। तो ही डेड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, और वो 30 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक के हाथ मारा गया। हिज ऑटोबायोग्राफी,
ऑटोबायोग्राफी का मतलब कि जब कोई भी इंसान अपनी जीवनी अपनी बात अगर खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और बायोग्राफी उसको बोलते हैं कि जब दूसरा कोई आपके बारे में लिखे उसको बायोग्राफी बोलते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ये दोनों चीज़ में डिफरेंस आप समझेंगे। ऑटोबायोग्राफी में मतलब कि गांधी जी ने खुद एक अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था और उसका जो नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कि सच्चाई के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट, एंड द नोमेरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर द यंग इंडिया। और नोमेरस का मतलब यहाँ पे अनगिनत, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा आर्टिकल भी लिखा था जो फॉर द यंग इंडिया के लिए था। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेज़न, और उसने जो डिफरेंट ओकेज़न पे अलग अलग मौक़ों पे जो भाषण दिया था, बहुत सारे भाषण दिया था। तो जो भाषण दिया था रिवील हिम, रिवील का मतलब यहाँ से जाहिर करना, रिवील हिम उनको जाहिर करता है, उनके राज खोलता है, उनके बारे में बताता है। क्या कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखे हैं और बहुत सारे आर्टिकल है और उनका ऑटोबायोग्राफी है और उनका जो बहुत सारा स्पीचेस है, ये सब चीज़ रिवील हिम उनके बारे में राज खोलता है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। ओके, उनके बारे में ये राज खोलता है कि ये सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर नहीं थे बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि ये पवित्रता के महान गुरु भी थे। ओके, चेस्ट मीन्स शुद्ध, पवित्र। ओके, तो बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, पवित्रता के महान ये गुरु भी थे। आइडियोमेटिक इंग्लिश, और इनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे टुकड़ा, मतलब कि जो नीचे दिए गए टुकड़े हैं वो टुकड़े का मतलब ये कि आपका ये टॉपिक है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके बारे में वो बात कर रहा है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बात करते हैं साउंड फाउंडेशन का मतलब कि मजबूत, ऑफ द इंडियन नेशन, इंडियन सिविलाइजेशन की मजबूती के बारे में बात करते हैं। विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे आपको ये समझना होगा, पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ। विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड एट द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक समय के साथ अभी भी कायम है। विथस्टूड का मतलब कि खड़ा होना, कायम रहना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी can't match the Indian civilization that elevates the moral being. The Western civilization, पश्चिमी सभ्यता जो है, which has the tendency of the privilege materiality. Privilege means यहाँ पे privilege materiality मतलब यहाँ पे विच हैज़ टेंडेंसी, जो झुकाव है, मतलब किसका, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो झुकाव है, टेंडेंसी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो झुकाव है दुनियावी फ़ायदा के लिए, दुनियावी फ़ायदा के लिए, मतलब कि वो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको उसके कल्चर से मतलब नहीं है, बस उसको दुनियावी फ़ायदे से उससे मतलब है। उसके बारे में ये इस पैराग्राफ के अंदर में ये बता रहा है। कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं कर सकता, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। एलिवेट्स मीन्स दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग्स। एलिवेट्स मीन्स बढ़ावा देना, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि नैतिकता को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब इसमें यह था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो दुनियावी फ़ायदा के लिए, दुनियावी फ़ायदा की तरफ उसका झुकाव है,
और इंडियन सिविलाइजेशन उसका मैच, उसका मुकाबला, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वैसा उस तरह से ऐसा मैच का मतलब है कि मुकाबला करना या वो वाले मुकाबले नहीं, बस इसमें कि उसके तरह का अपना जो सिविलाइजेशन वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नैतिकता को बढ़ावा देता है। अपने यहाँ का जो सिविलाइजेशन है ये नैतिकता को बढ़ावा देता है। उसके बाद फिर हम लोग ये टॉपिक देखते हैं नीचे में जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा यकीन है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो डेवलप किया है उसको कोई भी पछाड़ नहीं सकता दुनिया में। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसिस्टर। एंसिस्टर का मतलब यहाँ पे पूर्वज, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है उसका कोई नथिंग कैन इक्वल, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द बुक देखते रहेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि फिर क्या चल रहा है इसमें। ओके, तो ग्रीस शेयर द सेम फैट। फैट का मतलब यहाँ पे किस्मत का मीनिंग दे रहा है कि ये बता रहा है यहाँ पे कि रोम वेंट, रोम चला गया, और ग्रीस शेयर द सेम फैट, और ग्रीस की भी सेम किस्मत रही। सेम किस्मत का मतलब कि ग्रीस का भी वही कंडीशन रहा। द माइट ऑफ द फराह वॉज ब्रोकन। माइट मीन्स यहाँ पे ताकत, फराह की भी ताकत टूट गई थी। फराह बोलते हैं मिस्र के राजा को। जापान हैज़ बिकम अ वेस्टर्नाइज, और जापान का भी पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया भी सम हाउ और अदर, जैसे तैसे साउंड एट द फाउंडेशन, वो मजबूती के साथ में खड़ा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ द ग्रीस। यूरोप के जो लोग थे अपना लेसन याद करते थे, अपना लेसन सीखते थे फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोगों के लिखावट से। और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर देयर फॉर्मर ग्लोरी, और जो रोम है वो लंबे समय तक अपनी पहले वाली शान शौकत के साथ भी बनी नहीं रही। मतलब रोम का भी बुरा हाल हुआ, रोम का भी ह्रास हुआ। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के चक्कर में, क्योंकि रोम भी सीख रहा था उनके पुरानी राइटिंग से। द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस। यूरोपियन जो थे वो ये सोच रहे थे दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस और एंड रोम, कि रोम, ग्रीस और रोम के गलतियों से वे अवॉइड करेंगे, कि जैसा ग्रीस और रोम ने गलती किया था उस तरह की गलती ये नहीं करेंगे। कौन ये सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे? यूरोपियंस, यूरोप के लोग। सच इज देयर पिटेबल कंडीशन, जो उनके लिए दयनीय हालत थी। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, और इन सभी के बीच इंडिया अडिग रहा और अपने पुराने शान शौकत के साथ। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। इट इज अ चार्ज का मतलब यहाँ पे इल्ज़ाम, कि इंडिया के ऊपर में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था अगेंस्ट द इंडिया के खिलाफ ये चार्ज लगाया गया दैट हर पीपल, कि वहाँ के लोग, उनके लोग, सो अनसिविलाइज्ड, वो बहुत ही असभ्य है, इग्नोरेंट, जाहिल है, एंड स्टोलिड, और भोदे हैं। ओके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी चेंजेस को वे लोग अडॉप्ट कर सकें मतलब कि उसमें इन्वॉल्व हो सकें। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ऐसा जो चार्ज लगाया जा रहा था, ऐसा जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, रियली वो हमारे मेरिट के अगेंस्ट था। वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फॉर्म ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें गांधी जी ये बोल रहे हैं कि हमने ये टेस्ट किया था और पाया था
ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल का मतलब कि आधार, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के आधार पे हमने ये टेस्ट किया और ये पाया था कि ऐसा कुछ नहीं है। वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कि इंडिया के ऊपर में उनका जो एडवाइस था, थ्रस्ट का मतलब थोपना, कि कई जो उनके एडवाइस थे वो इंडिया के ऊपर में वो थोपना चाह रहे थे। एंड शी रिमेन्स स्टडी, और वो अभी भी कायम है। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही हमारी खूबसूरती है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप। शीट एंकर का मतलब महफूज, सिक्योरिटी, और यही हमारी उम्मीद की महफूज है, सिक्योरिटी है, कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो उनके बारे में ये बता रहे हैं कि ये उनकी खूबसूरती है और ये हमारी उम्मीद की सिक्योरिटी करता है, हिफाजत करता है। थैंक यू सो मच। और आज इतना ही पैराग्राफ, और फिर नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।